हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट की। कॉम्प्रहेंशन पैसेज, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जिसको कहते हैं। कॉम्प्रहेंशन बेसिकली क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड कॉम्प्रहेंशन मीन? कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझने की हमारी जो एबिलिटी है, योग्यता या क्षमता है, उसको हम कॉम्प्रहेंशन कहते हैं। इट इज योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्रहेंशन दो तरह का होता है। एक तो लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन, मतलब सुनकर समझने की हमारी क्षमता। जैसे इंग्लिश में अगर कोई कुछ बोलता है, ठीक है, और हम उसको सुन करके समझ जाते हैं कि उसने क्या कहा, उसका मैसेज जो है वो हमें मिल गया, है ना, वो जो कम्युनिकेट करना चाहता था हम वो समझ गए, तो इसका मतलब हम सुन करके बात को समझ सकते हैं। हमें उस लैंग्वेज में लिसन करना और लिसन करके समझना आता है, ठीक है ना। दूसरा जो कॉम्प्रहेंशन का टाइप है उसको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कहा जाता है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब पढ़कर समझने की आपकी एबिलिटी। तो आपके एग्जाम के सिलेबस में जो चीज़ है उसे हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कहते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का मतलब क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज योर एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड रिटन टेक्स्ट। कुछ भी लिखा है, ठीक है, इंग्लिश में, उसको रीड करके उसको समझ पाना, उसका मीनिंग समझना, ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कहलाता है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को टेस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन, जो हमारा कॉम्प्रहेंशन टेस्ट किया जाता है, उसके लिए एक पैसेज दिया जाता है। अच्छा खासा एक पैसेज होता है, हमको पहले उस पैसेज को रीड आउट करना होता है। उसके बाद में फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसी पैसेज में से, जिनके हमें आंसर्स लिखने होते हैं। तो 75 मार्क्स का ये एक पैसेज होता है। पैसेज के बाद में 5 क्वेश्चंस दे रखे होते हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 15 मार्क्स दिए जाते हैं। हर क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए यू गेट 15 मार्क्स, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्रहेंशन पैसेज जो है, एक तरह से देखा जाए तो हम अगर एक सिस्टमैटिक वे में कुछ बातों का ध्यान रखते हुए प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ इसको अटेम्प्ट करें, है ना, तो ये जो है अच्छा स्कोर हम इसमें से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग, इंग्लिश का जो ये आपका पेपर है क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स जो है लेकर के आने हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा एफर्ट अगर आप सब चीज़ों में लगाते रहते हो तो क्वालिफाई करना इज़ नो बिग डील एट ऑल, कोई बात बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है ना। तो कॉम्प्रहेंशन पैसेज के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, एक तो आपकी जो रीडिंग हैबिट होती है, अगर आप रीड करते हो, रीड करके अपनी वोकैबुलरी को आपने इम्प्रूव कर रखा है और इंग्लिश को पढ़ने की अगर आपने आदत बना रखी है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़रूर होती है, और प्रैक्टिस करने के लिए वही सबसे अच्छा तरीका है, आप रीडिंग करें, रीड करें। एग्ज़ाम में जब ये कॉम्प्रहेंशन पैसेज आएगा तो इसको आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसके लिए मैं कुछ बातें आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। अब आप उनको टिप्स कह दीजिए, आप उनको स्ट्रेटजी कह दीजिए, कुछ भी कहिए आप, ठीक है, लेकिन ये एक एग्ज़ाम में ही, मेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया एक पैसेज है, ठीक है। पैसेज को रीड करने से पहले ऊपर डायरेक्शन में क्या कहा गया है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। Read carefully the passage given below and write your answers to the questions that follow in clear, correct and concise language. क्या कह रहा है पहले आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए पैसेज को आप केयरफुली रीड करें, यानी कि केयरफुली पढ़ें, उसको ध्यान से पढ़ें। उसके बाद में जो क्वेश्चंस पीछे आने वाले हैं उन क्वेश्चंस के क्लियर, करेक्ट और कंसाइज आंसर्स देने हैं आपको। क्लियर, करेक्ट एंड कंसाइज। क्लियर का मतलब स्पष्ट, है ना, आपका आंसर कुछ इस तरह से लिखा होना चाहिए कि रीडर के माइंड में किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। करेक्ट, उत्तर आपका सही होना चाहिए, जो पूछा है उसका ही आंसर होना चाहिए। कंसाइज का मतलब क्या होता है? कंसाइज मीन्स ब्रीफ, संक्षिप्त। इंग्लिश में ब्रीफ, हिंदी में कहें तो कंसाइज का मतलब है संक्षिप्त। आपका आंसर संक्षिप्त होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। लंबे चौड़े आंसर्स नहीं लिखने हैं। ये नहीं सोचना है कि 15 मार्क्स मिल रहे हैं तो कम से कम एक पेज तो भरना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपका आंसर जो है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। आप अपने क्वेश्चन की डिमांड को अगर 2 लाइंस में पूरा कर रहे हो या 3 लाइंस में पूरा कर रहे हो तो 4th लाइन में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। नंबर हमें इन्हीं चीज़ों के मिलने हैं। आंसर हमारा क्लियर हो, कंसाइज हो और करेक्ट हो। फिर वो क्लियर, कंसाइज और करेक्ट आंसर 2 लाइंस का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 6 लाइंस का हो। 15 मार्क्स मिलेंगे इसके लिए 6 लाइंस लिखना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि वैसे तो देखिए जब हम घर पर रीडिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, है ना, तब हम थोड़े फुर्सत में भी होते हैं और तब कोई टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं होता। 5-10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा लग गए तो चलता है। एग्ज़ाम में जो है टाइम मैनेजमेंट एक बहुत, एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखते हुए हमें जो है बिल्कुल उसी गिवन टाइम में सब कुछ करके आना है, ठीक है ना। तो वहाँ हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम बेस्ट पॉसिबल वे में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आएँ, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो आता है ना, ये मतलब बहुत छोटा पैसेज नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत लंबा चौड़ा पैसेज होता है, नहीं, लेकिन बहुत छोटा जिसको शॉर्ट पैसेज कहता है ना, शॉर्ट पैसेज नहीं होता, बहुत शॉर्ट पैसेज नहीं होता, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जिन लोगों को रीड करने की हैबिट नहीं है, जिनको वोकैबुलरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो लोग कभी कभी रीड करते हैं, बार बार पढ़ना पड़ता है उनको एक लाइन को उसका मतलब समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें जो है मैं बताना चाहूँगा, जनरली जो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबकी प्रॉब्लम है ये, लेकिन कई लोग इस तरह की जो कंप्लेंट वो करते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं। वे कहते हैं सर हम इंग्लिश में पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़कर उसका हिंदी अनुवाद नहीं कर पाते। इंग्लिश में 2-3 लाइन्स को रीड करके, हाँ, वी आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट देम इनटू हिंदी। तो ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे कि हम उन लाइन्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएँ। तो हम उनसे सबसे पहले ये कहते हैं कि आपको ट्रांसलेट क्यों करना है। हाँ, why do you want to translate? Where is the need to translate? ट्रांसलेट करने की ज़रूरत क्या है, क्यों करना है ट्रांसलेशन, नहीं करना है ट्रांसलेशन, है ना। ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ का हिंदी में मतलब अर्थ निकालना है उसका, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम इंग्लिश के एडवांस लर्नर्स हैं। देखिए जो मेंस के एग्जाम में अपीयर हो रहा है वो इंग्लिश का एडवांस लर्नर होना चाहिए, बिल्कुल बिगिनर नहीं, ठीक है ना। तो एक आदत हमें डालनी होती है, एक अगर चीज़ों को हिंदी से कंपेयर करने की एक हैबिट हमने बना रखी है, इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में सीखने और समझने की अगर एक आदत हमने बना रखी है, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन रीड करते वक्त जो है ये आदत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती। इंग्लिश में लिखे हुए टेक्स्ट को कोशिश करिए बिना ट्रांसलेशन के इंग्लिश में समझने की, समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में धीरे धीरे, स्टार्टिंग में आपको लग सकता है, फर्स्ट टाइम जब आप ऐसा करें तो हो सकता है आपको ये लगे कि भाई ये तो थोड़ा मुश्किल काम है, हिंदी की मदद के बिना मैं कैसे समझूं, है ना। लेकिन जब आप कोशिश करते रहेंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कई मंथ्स लगेंगे या कई साल लग जाएंगे, बिल्कुल नहीं, कुछ दिन लगेंगे। कुछ दिनों का अभ्यास, कुछ दिनों की प्रैक्टिस जो है वो आपको वहाँ तक ले आएगी। कुछ दिनों तक आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आपको खुद ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, अब मुझे जो है वो हिंदी पर डिपेंडेंस जो मेरा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। और जब रीड करते हैं, ये मैं सिर्फ एग्जाम में जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा उसके लिए नहीं बता रहा हूँ ये बात आपको, घर पर भी जब आप रीडिंग करते हैं, न्यूज़पेपर या मैगजीन या बुक्स वगैरह कुछ पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें डिक्शनरी की हेल्प लेनी चाहिए। जहाँ कहीं ऐसा लगे कि कोई नया वर्ड आ गया है जो ऑलरेडी आपकी वोकैबुलरी में नहीं है, जिसका मीनिंग आपको नहीं आता है, तो यू कैन लुक इट अप इन द डिक्शनरी। आप उसको डिक्शनरी में लुकअप करिए बिल्कुल। और डिक्शनरी अगर आपके पास इंग्लिश टू हिंदी वाली है तो आप हिंदी में भी उसका मीनिंग जान लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप पूरा सेंटेंस रीड करते हैं ना, तो कोशिश करिए उस सेंटेंस को समझने की, उसका हिंदी अनुवाद करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। वो जो लिखा है वो क्या कह रहा है उसको इंग्लिश में ही समझने की आदत डालें। ग्रेजुअली धीरे धीरे इट विल बिकम योर हैबिट, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और एक बार ये आपकी हैबिट बन गई तो उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी जो रीडिंग की स्पीड है और आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है दोनों बहुत इंप्रूव हुए हैं, दोनों में इंप्रूवमेंट आता है। और अगर हम ट्रांसलेट करते रहते हैं, एक लाइन इंग्लिश में पढ़कर उसका हिंदी करेंगे, फिर दूसरा लाइन पढ़ के फिर उसकी हिंदी करेंगे, है ना, इतना टाइम नहीं मिलता है और ये एक अच्छा तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं है,
है ना। तो इंग्लिश में लिखे हुए टेक्स्ट को इंग्लिश में समझने की धीरे धीरे हमें आदत डालनी है। धीरे धीरे का मतलब बहुत साल नहीं लगेंगे, इसको कुछ दिन लगेंगे। अगर आप ठीक तरीके से लगन के साथ जो है, परसिवरेंस के साथ, कमिटमेंट के और डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो इट इज अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज, ठीक है, कुछ दिनों की ही बात होती है, ठीक है। तो ये आदत, ये सीधा जाके एग्जामिनेशन हॉल में अप्लाई नहीं कर सकते आप। अगर आप इसको 10 डेज भी देते हैं, 10 दिन, ये जो मैं कह रहा हूँ कॉम्प्रिहेंशन 10 दिन, देखिए 10 दिन कोई बहुत ज़्यादा लंबा समय भी नहीं है। और रोज़ के 45 मिनट्स इंग्लिश के लिए अगर हम एग्ज़ाम से पहले निकालते हैं, है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। और रीडिंग के लिए 45 मिनट्स काफ़ी होते हैं। रोज़ की रीडिंग के लिए 45 मिनट जो है ये काफ़ी समय है ना। तो क्यों ना आज से ही इसकी एक प्रैक्टिस स्टार्ट की जाए कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अगर हम ऐसा करते हैं ऑलरेडी तब तो ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन लोगों को हिंदी में उसको जो है ट्रांसलेट करने की एक आदत है। उनको आदत बदलने के लिए 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन अगर वो दे सकते हैं इस चीज़ को, तो ये समय पर्याप्त है, इट इज़ इनफ, ठीक है। तो रीड करिए, पेंसिल हाथ में रखिए, रीड करते वक्त पेंसिल से फोकस बनता है, ठीक है ना, बिल्कुल कंसंट्रेशन बनता है। जिस लाइन पर आप हो उसी लाइन पर साथ साथ में आपकी पेंसिल चलती रहे, है ना, तो एक फोकस बनता है। और फिर भटकते नहीं, कई बार थोड़ी देर के लिए ध्यान भटक जाता है ना, तो वापस हमें वो लाइन ढूंढनी पड़ती है, कौन सी लाइन में पढ़ रहे थे हम, वो चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। तो 10 डेज के बाद में आपको खुद लगेगा कि डिपेंडेंस जो था हिंदी के ऊपर और ट्रांसलेशन के ऊपर वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेज हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, एग्जाम पेपर्स हैं, उनमें से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं वैसे, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव तरीका इसको करने का, एग्जाम में जो पैसेज आएगा, मान लीजिए एग्जाम है और पैसेज आपके सामने है, तो उस पैसेज को अटेम्प्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। पैसेज की रीडिंग कई लोग जो हैं वो करते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे कोई बुरी बात नहीं है ये, लेकिन एक ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छा तरीका ये है कि उस पैसेज को पढ़ने से पहले एक बार उसके पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, उन क्वेश्चंस को पढ़ लें। अब जैसे ये पैसेज है ना, तो ये पैसेज अच्छा खासा पैसेज है। जहाँ ये पैसेज ख़त्म हो जाता है वहाँ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, एंड देयर आर 15 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। इनमें से हर क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए 15 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये पैसेज किस विषय पर है, किस टॉपिक पर लिखा गया है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, वो तो जब हम रीड करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन एक बार पैसेज को रीड करने से पहले अगर हम क्वेश्चंस की रीडिंग कर लेते हैं, क्वेश्चंस की रीडिंग कर लेते हैं, तो हमें एक बात का अंदाज़ा हो जाता है पहले से। एक तो पैसेज जो है वो किस विषय पर लिखा गया है, किस टॉपिक पर लिखा गया है, किस इशू पर लिखा गया है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना। दूसरा, पैसेज में कई बार, अब जैसे इतना लंबा चौड़ा पैसेज है तो उसमें कई ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन शायद नहीं पूछा गया होगा, है ना। तो एक बार क्वेश्चंस पढ़ने से पहले, क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेने से हमें यह पता चल जाएगा कि किन किन बातों के ऊपर सवाल पीछे पूछे गए हैं। सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर वर द मेन मोटिवेशंस फॉर ट्रैवल इन एंशिएंट टाइम्स। ट्रैवल मतलब कहीं ना कहीं इस पैसेज में बात जो है वो ट्रैवल की हो रही है, यात्रा करने की हो रही है। एंशिएंट टाइम्स में, पुराने समय में, प्राचीन काल में लोग यात्रा करते थे, है ना। तो यात्रा करने के लिए उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता था भाई। आज के समय में हम घूमते हैं, यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो क्या कारण होता है, क्यों जाते हैं घूमने के लिए? घूमने के लिए जाते हैं, छुट्टियां हैं, वेकेशन स्पेंड करने के लिए लोग बाहर चले जाते हैं, है ना। कई लोग बिजनेस ट्रिप्स पर बाहर जाते हैं, है ना। कई लोग जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं तो उनकी कंपनी उन्हें भेजती है मीटिंग्स के लिए, सेमिनार्स या वर्कशॉप्स के लिए बाहर। तो ट्रैवल करने के कई मोटिवेशंस हैं। आज के समय में हम ट्रैवल करते हैं, है ना, तो ट्रैवल करने के पीछे कई कारण हैं, कई मोटिवेशंस हैं। तो ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि आज की बात नहीं कर रहे हैं हम प्राचीन काल की, एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहे हैं कि एंशिएंट टाइम्स में लोग ट्रैवल करते थे तो मोटिवेशंस क्या होते थे, कौन सी ऐसी चीज़ें होती थी जो लोगों को ट्रैवल करने पर मजबूर करती थी, कौन सी ऐसी चीज़ें होती थी जो लोगों को ट्रैवल करने के लिए प्रेरित करती थी, वो मोटिवेशंस, ठीक है। ऑथर के अनुसार देखिए इसमें ये चीज़ जो है, इट गोज विदाउट सेइंग अकॉर्डिंग टू द ऑथर। बिल्कुल अपना चश्मा नहीं पहनना है, ठीक है। अपना चश्मा जो है ना, अपना चश्मा का मतलब अपना नजरिया,
हर इंसान का चीज़ों को देखने का अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना व्यू पॉइंट होता है, अपना नज़रिया होता है। दो लोगों को एक ही चीज़ दिखाएंगे तो दोनों अलग अलग नज़रिए से देखेंगे, दोनों की फाइंडिंग्स, दोनों का ऑब्जर्वेशन थोड़ा एक दूसरे से अलग होगा। तो जो टॉपिक है ना, जिस टॉपिक पर वो पैसेज लिखा गया है, उस टॉपिक पर आपकी राय राइटर की राय से अलग होगी। आप राइटर से 1% भी सहमत नहीं होंगे, है ना। इस बात से कोई लेना देना नहीं। आपको अपना चश्मा उतार कर रखना है, राइटर क्या कहता है उस पर गौर करना है। राइटर ने झूठ बोला है, राइटर ने जो कुछ कहा है सब गलत है ना, उसने रबिश लिखा है, लेकिन हमें उस रबिश के साथ जाना है। हमें अपना चश्मा नहीं पहनना, हमें अपनी राय बीच में नहीं डालनी है। हमें क्या लगता है ये मैटर नहीं करता, राइटर ने क्या लिखा है वो मैटर करता है ना। तो ये कई लोग इस कारण से गलत आंसर्स लिख के आ जाते हैं, ठीक है। उनको ये लगता है कि ये होना चाहिए और अपनी तरफ से 2 लाइंस ऐड करके आ जाते हैं जो पैसेज में राइटर ने कहीं कही ही नहीं थी, है ना। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। वी हैव टू गो विद द राइटर, वी हैव टू गो विद द राइटर्स व्यूज। हमें राइटर के विचारों के साथ जाना है, भले हम उसके साथ अग्री करते हो या ना करते हो, ठीक है ना। तो अब जब हम इस पैसेज को रीड करेंगे, है ना, और जहां पैसेज में एंशिएंट टाइम्स की और ट्रेवल को लेकर के मोटिवेशंस की बात होगी, तो वहां हम बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ ये मोटिवेशन की बात कर रहा है, ये एंशिएंट टाइम्स में लोग ट्रेवल कर रहे थे, यहाँ उसकी बात हो रही है और इस पर पीछे सवाल पूछा गया है ना। तो वहां अपने आप हम थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। वहां आप फिर उस पार्ट को जो है वो हाईलाइट कर सकते हो, ब्रैकेट्स में ले सकते हो कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल सकता है, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, कीवर्ड्स को निकाल रहे हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्वेश्चन में से आप कीवर्ड्स को निकालिए कि हाँ ये कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन के। हमें ढूंढना है कि पैसेज में ये वाले वर्ड्स कहाँ हैं एग्जैक्टली। अगर वो वर्ड नहीं है ना, तो उस तरह की बात पैसेज के किस हिस्से में कही गई है, जहां कही गई है वहां आप थोड़ा सा पेन से उसको मार्क कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है ए, उसका आंसर हमें इस हिस्से में मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ टूरिज्म इन यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। पास्ट में अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप में टूरिज्म की क्या स्टेट थी। बाहर से जो टूरिस्ट घूमने आते हैं, तो पास्ट की बात हो रही है कि उस समय यूरोप में टूरिज्म की और अमेरिका में टूरिज्म की क्या स्थिति थी। तो पैसेज को जब रीड करेंगे, पैसेज में कहीं अगर यूरोप में और अमेरिका में टूरिज्म की बात होगी तो वहां तुरंत हमें याद आएगा कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें से पूछा गया है, इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर छुपा हो सकता है, ठीक है ना। थर्ड, व्हाट पार्ट डिड टेक्नोलॉजी प्ले इन द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म का जो ग्रोथ हुआ, टूरिज्म का जो विकास हुआ, उसमें टेक्नोलॉजी का क्या योगदान रहा, टेक्नोलॉजी ने क्या भूमिका निभाई टूरिज्म को बढ़ावा देने में। टूरिज्म को टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे बढ़ावा मिला। अब जब इस पैसेज को रीड करेंगे, है ना, मतलब ये बात तो अब समझ में आ गई हमें क्वेश्चंस पढ़ के कि कहीं ना कहीं ये पैसेज जो है टूरिज्म और ट्रैवल के साथ डील करता है। इसमें जो बातचीत हो रही है वो टूरिज्म पर हो रही है, ट्रैवल पर हो रही है ना। तो जहां कहीं भी पैसेज में टेक्नोलॉजी का जिक्र होगा, ये हमारा कीवर्ड हो गया टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी की बात जहां कहीं भी पैसेज में आएगी तो वहां हम अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो यहां कहीं हमें तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ टूरिज्म इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। मतलब इस पैसेज में सिर्फ यूरोप और अमेरिका के बारे में बात हुई ऐसा नहीं, इंडिया के बारे में भी कुछ बातचीत हुई है, ठीक है। तो राइटर ने इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद में भारत में, इंडिया में टूरिज्म की जो स्थिति है उसको कैसे डिस्क्राइब किया है। राइटर का क्या मानना है, इंडिपेंडेंस के बाद भारत में टूरिज्म जो है उसका क्या हाल है ना। तो कहीं भी अब पैसेज में अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया या 1947 भी कहीं दिख गया, इंडिपेंडेंस कब मिला था 1947 में, पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर ये टर्म नहीं है पैसेज में, सपोज कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में जो वर्ड होता है एग्जैक्टली वो का वो वर्ड पैसेज में नहीं मिलता है ना। लेकिन अब हमें मालूम है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का मतलब आफ्टर 97, पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं लिखा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस लिखा हो सकता है ना। तो फिर वहां हम फिर एकदम से अलर्ट हो जाएंगे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो सकता है। और फिर लास्ट क्वेश्चन,
Why does the author think that there is a bright future for tourism in modern societies? ऑथर को ऐसा क्यों लगता है कि मॉडर्न सोसाइटीज में, आजकल की सोसाइटीज में टूरिज्म का फ्यूचर, भविष्य जो है वो बहुत अच्छा है? मतलब इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि राइटर जो है ना वो टूरिज्म को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक है, उसका जो व्यू है वो ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक व्यू मतलब आशावादी। इस क्वेश्चन से ही पता चल गया हमें, पैसेज तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं, सवाल यही है कि राइटर जो है वो टूरिज्म के भविष्य को लेकर के इतना आशावादी क्यों है, उसको क्यों ऐसा लगता है कि मॉडर्न सोसाइटीज में आगे जाकर टूरिज्म को और बढ़ावा मिलने वाला है ना। तो जहां कहीं भी अब ये चीज आएगी कि टूरिज्म का फ्यूचर बहुत अच्छा है, टूरिज्म के भविष्य को लेकर के राइटर ने जहां कुछ कहा है, तो इसका मतलब वहां हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर छुपा है ना। तो हमने पांचों क्वेश्चंस पढ़ लिए, हो सके तो एक बार दोबारा आप इन पांचों क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए। पहला क्वेश्चन जो है, एंशिएंट टाइम्स में ट्रैवल के मोटिवेशंस क्या थे, कौन सी ऐसी चीज थी जो लोगों को ट्रैवल करने के लिए प्रेरित करती थी, ये पूछा है। दूसरे क्वेश्चंस में यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में टूरिज्म की क्या हालत थी पास्ट में, ये पूछा है। तीसरे क्वेश्चन में टूरिज्म को बढ़ावा देने में टेक्नोलॉजी ने क्या भूमिका निभाई, ये क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, आजादी के बाद भारत में टूरिज्म की क्या हालत है, उसको राइटर ने कैसे डिस्क्राइब किया है ये। और पांचवा क्वेश्चन कि टूरिज्म का फ्यूचर मॉडर्न सोसाइटीज में बहुत अच्छा है, ब्राइट फ्यूचर है, राइटर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इस चीज को लेकर के, क्यों है ना। अब देखिए क्वेश्चन जो है ना वो किस टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट वाला क्वेश्चन है, हाउ वाला क्वेश्चन है, या व्हाई वाला क्वेश्चन है। व्हाई वाले क्वेश्चन में रीजन पूछा जाता है, कारण क्या है। हाउ वाले क्वेश्चन में कैसे डिस्क्राइब किया है उसको। और व्हाट वाला क्वेश्चन जो है वो फैक्ट्स पूछता है। क्या पूछता है? फैक्ट बताना है इसमें। चलिए, तो नाउ वी कैन स्टार्ट रीडिंग द पैसेज। अब हम पैसेज की रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, so let's start. Man, since antiquity, has been an inveterate traveler. Man, since antiquity. Since antiquity मतलब अब इसमें बीच बीच में ऐसे वर्ड्स आएंगे जो शायद पहले से हमारी वोकैबुलरी में ना हो, तो कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो आपको पहले से सपोज नहीं आता है ना, तो आप आगे बढ़िए, आप कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब समझ जाएंगे। और फिर भी नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, वो एक वर्ड जो है वो कोई बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं डालेगा, बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा उसको, आंसर को। सिंस एंटिक्विटी का मतलब प्राचीन काल से है। सिंस एंटिक्विटी मीन्स लंबे समय से, प्राचीन काल से। हैज बीन एन इनवेटरेट ट्रेवलर। इनवेटरेट का मतलब कि जो इनवेटरेट के दो तीन अलग अलग मतलब होते हैं। जिद्दी कह सकते हो, कट्टर कह सकते हो, है ना, या हैबिचुअल मतलब जिसकी आदत है। तो प्राचीन काल से इंसान जो है वो एक ट्रैवलर रहा है, इनवेटरेट ट्रैवलर रहा है, मतलब ट्रैवलिंग जो है वो उसकी आदत में शुमार रहा है। कब से? सिंस एंशिएंट टाइम्स। ओनली द मोटिवेशंस ऑफ ट्रैवल हैव चेंज्ड। बदला क्या है? मोटिवेशंस बदले हैं, वजह बदली है। जो चीजें इंसान को ट्रैवल करने के लिए प्रेरित करती थी, हाँ, वो चीजें बदली हैं, कारण बदले हैं, लेकिन ट्रैवलर तो इंसान आज भी है। एंटिक्विटी से लेकर के आज तक इंसान ट्रैवलर है, यात्रा करता है, मुसाफिर है। इन एंशिएंट टाइम्स द मेन मोटिवेशंस फॉर ट्रैवल वर ट्रेड, पिलग्रिमेज एंड कॉन्क्वेस्ट। ट्रेड, देखिए आ गया कीवर्ड। पहले तो मोटिवेशंस, ठीक है, एंशिएंट टाइम्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? What, according to the author, were the main motivations for travel in ancient times? Ancient times में ट्रैवल करने के मुख्य मोटिवेशंस क्या थे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ,
इसमें पहले क्वेश्चन का उत्तर, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ए, तो जो क्वेश्चन ए है उसका आंसर कहीं ना कहीं हमें इस पैराग्राफ में मिल सकता है ना। तो इससे क्या होगा कि आंसर को, कीवर्ड्स को लोकेट करने में और आंसर कहां से उठाना है उसका, ठीक है, ये काम करने में बड़ी आसानी होती है। अदरवाइज क्या होता है, एक बार पहले पैसेज को रीड करके फिर क्वेश्चंस अगर पढ़ते हैं तो कर तो वैसे भी सकते हैं, अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, आप जल्दी पढ़ लेते हो और पढ़कर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तब आप इस तरीके से चलें या वैसे चलें, उससे कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन आपकी रीडिंग की स्पीड अच्छी नहीं है, आपकी रीडिंग हैबिट बहुत बढ़िया नहीं है ना, तो ये तरीका थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इससे आपका टाइम सेव होगा, ठीक है, इससे टाइम सेव होगा और पॉइंट से भटकेंगे नहीं आप, है ना। तो पुराने समय में, एंशिएंट टाइम्स में ट्रैवल के मेन मोटिवेशंस क्या थे, ट्रेड, पिलग्रिमेज, कॉन्क्वेस्ट। ट्रेड का मतलब व्यापार, पहले लोग ट्रैवल करते थे व्यापार के कारण, ठीक है, गुड्स को ट्रेड करना, ठीक है ना, ये आज भी होता है खैर। पिलग्रिमेज माने तीर्थ, तीर्थ पर जाना। कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट का मतलब कि विजय प्राप्त करना, मतलब लोग इन्वेडर्स थे, अटैक करते थे, अटैक करके दूसरी टेरिटरी पर अपना अधिकार जमा लेते थे और वहां जाकर के फिर वो रहने लगते थे, है ना। तो स्पेशली जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी, आक्रमण करने वाले जो थे, वो ट्रैवल इस पर्पज से करते थे, है ना। तो आजकल ये कॉन्क्वेस्ट, इन्वेजन, ये तो कोई मोटिवेशन रहा नहीं, लेकिन हाँ, ट्रेड और पिलग्रिमेज के लिए लोग आज भी ट्रैवल करते हैं। आज भी लोग जो है वो, जो धार्मिक लोग हैं, वो तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, और व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए तो ट्रैवलिंग आज भी होती है। सिर्फ एक कारण आज नहीं है, ये कौन सा, कॉन्क्वेस्ट। It is not often realized how extensive among the people several thousand years ago. For instance, there was considerable interchange of ideas and knowledge between India and West Asia and the Greco-Roman civilization. ठीक है ना। अब मतलब हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर सकते कि उदाहरण के तौर पर उस समय इंडिया में और वेस्ट एशिया में, ठीक है, और जो ये ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन थी, उसके बीच में विचारों का आदान प्रदान किस तरीके से होता था। ट्रैवल बिकेम द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इन यूरोप। ठीक है, देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर तो यहां तक है, हमें अपना आंसर क्लियर, करेक्ट और कंसाइज लैंग्वेज में देना है। उसने सिर्फ ये पूछे थे कि मोटिवेशंस क्या हैं, मोटिवेशंस को डिटेल में डिस्क्राइब करना ये हमसे नहीं कहा गया था। हमसे सिर्फ ये पूछा गया था एंशिएंट टाइम्स में लोग ट्रैवल करते थे, तो ट्रैवल करने के पीछे मोटिवेशंस क्या थे। तो 3 मोटिवेशंस बताए गए इस पैसेज में, चौथा 5वां मोटिवेशन होगा, लेकिन उसके ऊपर राइटर ने कुछ नहीं कहा। आपको लगता है नहीं ये 3 ही क्यों, ये भी तो कारण होता था, इस कारण से भी तो लोग जो है वो जाते थे, है ना, डिस्कवरी करने के लिए लोग ट्रैवल करते थे। कई ऐसे लोग थे जो अपना बोट, शिप लेके निकल जाते थे, उनको अननोन आइलैंड्स की खोज करनी होती थी। तो ये कारण तो राइटर ने नहीं बताया। तो राइटर ने नहीं बताया तो आपको भी नहीं बताना है ना। आपको राइटर के थॉट्स के साथ जाना है, अपने थॉट्स ऐड नहीं करने हैं। आपको लगे कि ये भी तो एक पॉइंट होना चाहिए, तो ऐसे नहीं लिख रहे हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ऐसे लिखते वक्त आपको फ्रीडम है, आप अपना आइडिया, अपने थॉट्स को लिख सकते हो, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को अटेम्प्ट करते वक्त आपको राइटर के थॉट्स, राइटर के व्यूज के साथ जाना है, अपनी तरफ से कोई नया एडिशन नहीं करना है, कोई नया आइडिया ऐड नहीं करना है। तो उसने 3 कारण बताए हैं, तो 3 ही कारणों के साथ हमें जाना है। Travel became the means of acquiring culture in Europe. The tradition of the Grand Tour, which started in the 17th century, was more firmly established in the 18th and the 19th centuries by the emergence of an affluent mercantile class. After the Second World War, Europe lay in ruins. ट्रैवलिंग जो थी ना, वो यूरोप में कल्चर को अक्वायर करने का एक साधन बन गई, ठीक है। ग्रैंड टूर का जो ट्रेडिशन की जो परंपरा 17वीं और 18वीं सदी में शुरू हुई थी, वो 18वीं और 19वीं सदी में और ज़्यादा फर्मली स्टैब्लिश हो गई, और ज़्यादा अच्छे से स्थापित हो गई, ठीक है। और मर्केंटाइल क्लास मतलब व्यापारी वर्ग। मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है? मर्केंटाइल का मतलब कनेक्टेड विद कॉमर्स, ट्रेड, व्यापार से संबंधित। तो मर्केंटाइल क्लास का मतलब व्यापारी वर्ग। अफ्लुएंट का मतलब रिच, ठीक है ना। तो जैसे जैसे व्यापारी अमीर होते गए, वैसे वैसे जो है ये
ट्रैवल करने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ती गई। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप ले इन रूइंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोप जो है इन रूइंस का मतलब डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो जाना। यूरोप लगभग बर्बाद हो चुका था, है ना, कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब देखिए पैसेज के इस हिस्से में आप देखेंगे कि कोई ऐसा कीवर्ड, कोई ऐसा पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा गया हो वो हमें नजर नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है ना पैसेज का, ये शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पर कोई प्रश्न ही नहीं है ना। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। द मार्शल प्लान विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स for the revival of the economies of European countries made tourism as one of its planks. Actually क्या था कि अमेरिका ने एक मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान एक सहायता, एक बहुत बड़ा पैकेज था यूरोपियन कंट्रीज की मदद करने के लिए। अमेरिका में जॉर्ज सी मार्शल नाम के एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनके नाम से मार्शल प्लान, ठीक है। तो बहुत बड़ी रकम यूरोपियन कंट्रीज़ को अमेरिका की तरफ से दी गई थी यूरोपियन कंट्रीज़ की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो वो जो प्लान था अमेरिका का, उसको मार्शल प्लान कहा गया, ठीक है। तो मार्शल प्लान ने क्या किया कि यूरोपियन कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को, अर्थव्यवस्थाओं को वापस रिवाइव करने के लिए, वापस उनमें जान डालने के लिए बहुत सारे पैसे दिए, ठीक है। और टूरिज्म को उन्होंने अपना एक प्लैंक बनाया कि टूरिज्म से पैसा आता है। अगर आप टूरिज्म को प्रमोट करेंगे तो दूसरे देशों से, दूसरे कंट्री से जो लोग वहाँ आएंगे, ठीक है ना, वो पैसा लेके आएंगे। टूरिज्म पैसा लेकर के आता है, ठीक है ना। अगर आपका एरिया जहाँ आप रहते हैं, है ना, वहाँ अगर टूरिस्ट्स आते हैं, कोई ऐसी जगह है वहाँ पर, है ना, कोई ऐसा फोर्ट है या कोई और ऐसी चीज़ है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है ना, तो बहुत सारा बिजनेस जो है वहाँ पर होने लगता है। होटल्स खुल जाती हैं, रेस्टोरेंट्स खुल जाते हैं, शॉप्स खुल जाते हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ, मतलब बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होने लगती हैं जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है ना। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या किया गया, इट प्रोवाइडेड, मार्शल प्लान ने, इट प्रोवाइडेड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होटल्स एंड टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो तहस नहस हो गया था उसको वापस खड़ा करने के लिए और जो होटल्स थे उनको दोबारा बनाने के लिए अच्छी खासी रकम मार्शल प्लान में यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिका के द्वारा दी गई। What was more significant was that for the first time tourism was viewed as an economic engine for economic development. पहली बार ऐसा हुआ था कि टूरिज्म को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंजन के तौर पर देखा गया। इंजन क्या होता है? जो गाड़ी को चलाता है ना। तो टूरिज्म को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंजन बनाने का प्रयास किया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गाड़ी जो है टूरिज्म के इंजन के सहारे चलेगी। ऐसा पहली बार हुआ था दुनिया के इतिहास में कि टूरिज्म को इस कदर प्रमोट किया जा रहा था कि टूरिज्म के भरोसे, टूरिज्म के सहारे वहाँ की इकोनॉमी को जो है उसको बूस्ट करने की कोशिश की जा रही थी। This made the governments start assuming responsibility for the promotion of tourism. इससे क्या हुआ कि दुनिया भर में जो सरकारें थीं उनको ये लगने लगा कि टूरिज्म का विकास करना, टूरिज्म को बढ़ावा देना, प्रमोट करना, ये हमारी जिम्मेदारियों में से एक है। तो उस चीज़ को लेकर के दुनिया भर की जो गवर्नमेंट्स हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में, वो और ज़्यादा कॉन्शियस हो गई इस चीज़ को लेकर, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर दिखा क्या? मार्शल प्लान से रिलेटेड कुछ कहा गया है क्या क्वेश्चन में? कोई ऐसा क्वेश्चन? सिर्फ ये क्वेश्चन है कि यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में टूरिज्म की क्या स्टेट थी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं हमें इस पार्ट में मिल सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है वो यूरोप की इकोनॉमी जो है इट वाज इन रूइंस। इन रूइंस मतलब डिस्ट्रॉयड, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो है वो ग्रैंड टूर का जिक्र आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी के आंसर में जो यहां पर हुआ है, ठीक है। और फिर इस चीज का जिक्र हम अपने आंसर में कर सकते हैं कि मार्शल प्लान के ऊपर डायरेक्टली तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन मार्शल प्लान में जो है ना वो यूरोपियन कंट्रीज में
इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए अच्छा खासा पैकेज उन कंट्रीज को अमेरिका के द्वारा दिया गया था, जिसमें होटल्स का रिकंस्ट्रक्शन करना और टूरिज्म को जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंजन के तौर पर जो है प्रमोट करना, वो उनका एक प्लैंक था। टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्कुल पीछे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है सी, व्हाट पार्ट डिड टेक्नोलॉजी प्ले इन द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म के ग्रोथ में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका रही। तो अब देखिए अगला पैराग्राफ जो है वो शुरू यहीं से हो रहा है, 3 टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हैव फ्यूल्ड द ग्रोथ ऑफ ट्रैवल ऑन अ लार्ज स्केल इन सक्सेसिव पीरियड्स। 3 ऐसे टेक्नोलॉजिकल आविष्कार हुए जिन्होंने टूरिज्म को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। 3 ऐसे आविष्कार अलग अलग समय पर हुए, एक समय पर एक साथ नहीं हुए, 3 अलग अलग कालखंड थे जिनमें 3 अलग अलग टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हुए जिन्होंने टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा दिया। फर्स्ट द स्टीम इंजन, सबसे पहला आविष्कार था स्टीम इंजन, हाँ, विच मेड ट्रेवल बाय रेल एंड स्टीम शिप पॉसिबल बिफोर 1914। 1914 से पहले जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है जिससे हमारी गाड़ियां चलती हैं, कार्स चलती हैं, उसका आविष्कार होने से पहले जो स्टीम इंजन था, है ना, उससे जो है वो ट्रेन्स चला करती थी। तो ट्रेन्स के चलने से यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और ट्रैवलिंग जो है उसका एक नया साधन लोगों को मिला। तो पहला इन्वेंशन, पहला टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन कौन सा था? स्टीम इंजन, ठीक है। देन द इंटरनल कंबस्शन इंजन, उसके बाद में जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है जिससे कि हमारी गाड़ियां चलती हैं, which popularized travel by automobile in the interwar years, and lastly the jet propulsion engine which was led to the international tourist explosion of the post war era। हाँ, जेट प्रोपल्शन इंजन जिससे हवाई जहाज चलते हैं, एयरक्राफ्ट चलते हैं, एयरक्राफ्ट में जो इंजन यूज होता है जेट प्रोपल्शन इंजन। ये 3 बड़े ऐसे आविष्कार हैं जिसने टूरिज्म को प्रमोट किया। अदरवाइज तो क्या था कि इनके बगैर पहले यात्रा करना, एक ही कंट्री में जो है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, ठीक है, बहुत मुश्किल काम होता था, कई दिन लगते थे, ठीक है। तो इंजन्स के आने से, ऑटोमोबाइल्स के आने से, एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज, एरोप्लेन्स के चलने से ट्रैवलिंग काफ़ी आसान हो गई, ठीक है। और लोग जो है वो पूरी दुनिया घूमना उनके लिए, दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जाना उनके लिए पॉसिबल हो गया। अदरवाइज जो है जब शिप से जाया करते थे लोग तो बहुत लंबा वक्त लगता था, ठीक है, सी रूट से जाने में बहुत लंबा समय लगता था और रिस्क भी था बहुत, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि व्हाट पार्ट डिड टेक्नोलॉजी प्ले इन द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म के ग्रोथ में टेक्नोलॉजी ने क्या भूमिका निभाई। तो सीधा सीधा आंसर इस पैराग्राफ में है। अब आप इसको रीवर्ड कर सकते हैं, आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, फ्यूल्ड द ग्रोथ, ग्रोथ को फ्यूल करना मतलब उसकी ग्रोथ को बढ़ावा देना। और वो 3 टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस कौन से थे? स्टीम इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन और जेट प्रोपल्शन इंजन। ये रोल टेक्नोलॉजी ने प्ले किया है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इसमें आपका जो 3rd क्वेश्चन है सी, उसका आंसर है। पैसेज के इस हिस्से में आपके 3rd क्वेश्चन का आंसर छुपा है। अब बात आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, है ना। अब देखिए 4th क्वेश्चन क्या था? 4th क्वेश्चन था हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ टूरिज्म इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। 1947 के बाद में भारत में टूरिज्म की क्या स्थिति थी, उसको राइटर ने कैसे डिस्क्राइब किया है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो टुक नोट ऑफ द न्यू फिनोमिनन ऑफ टूरिज्म एंड इट्स इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। ये जो नया फिनोमिनन, ठीक है ना, ये टूरिज्म के नाम पर जो एक नई चीज दुनिया में चलन में आई थी, हाँ, भारत सरकार ने भी उसको नोटिस किया और उसके अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो सकते हैं। इम्प्लीकेशंस का मतलब उसके प्रभाव, इम्प्लीकेशन माने उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट, है ना। अर्थव्यवस्था टूरिज्म को किस कदर, किस हद तक प्रभावित कर सकती है, इसका एहसास भारत सरकार को भी हुआ, क्योंकि यूरोप में देख चुके थे। इन 1947, अब देखो क्वेश्चन में बात हो रही है आफ्टर 1947 की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम मतलब 4th क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। In 1947, the private sector consisted of a number of hotels and travel agencies in the main cities, mainly owned and operated by foreign interests. 1947 में स्थिति ये थी कि जो प्राइवेट सेक्टर था, मतलब ज़्यादातर होटल्स और ट्रैवल एजेंसीज जो थी,
जो चलती थी बड़े शहरों में, उनका कंट्रोल जो है ना वो विदेशों में था, है ना, क्योंकि ब्रिटिश लोग अभी अभी देश छोड़कर गए ही थे, तो अब तक जो कुछ भी ऑपरेट करते थे वही लोग करते थे, तो ओनरशिप कहीं ना कहीं वहाँ था, या पैसा उन्होंने लगा रखा था, यहाँ इंडियंस को बैठा रखा था मैनेजमेंट के लिए। As it happened in other industries after independence, अब देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, the control of many of these hotels passed into the hands of Indian entrepreneurs. तो जैसा कि दूसरे उद्योगों के केस में हुआ, जब ब्रिटिश लोग भारत छोड़कर गए तो बहुत सारे ऐसे होटल्स का जो कंट्रोल है वो भारतीय व्यवसायियों के हाथ में आ गया। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स मतलब एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो रिस्क लेता है। एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति होता है जो एक नए आइडिया के साथ रिस्क लेता है, हा? नया बिजनेस स्टार्ट करता है, नया वेंचर स्टार्ट करता है, उसको मालूम होता है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेता है, वो उस बिजनेस को करता है ना, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में जब बात आई, एट द सेम टाइम अ नंबर ऑफ न्यू इंडिजीनियसली ओन्ड एंड ऑपरेटेड ट्रैवल एजेंसीज एंड होटल स्टार्टेड बीइंग सेट अप। इंडिजीनियस माने लोकल, ठीक है, वो तो ऐसी एजेंसीज थी, ऐसे होटल्स थे जिनका कंट्रोल विदेशियों के हाथ में था, उनकी ओनरशिप इंडियंस को मिल गई। उसके अलावा लोकल जो इंडियंस थे ना, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने होटल्स का बिजनेस स्टैब्लिश किया, जिन्होंने ट्रैवल एजेंसीज खोली। इंडिजीनियसली माने लोकली, इंडिजीनियस माने लोकल। इन द लास्ट 50 years द इंडियन ट्रैवल इंडस्ट्री हैज शोन रिमार्केबल एंटरप्राइज। पिछले 50 सालों में जो इंडियन ट्रैवल इंडस्ट्री है उसमें गजब का एंटरप्राइज देखने को मिला है। कहने का मतलब कि जो ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, जो इस बिजनेस, इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, है ना। ये इंडस्ट्री जो है उसमें क्या भूमिका निभा सकती है, क्या रोल प्ले कर सकती है, उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया है, ठीक है ना। होटल्स में वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, बाहर से आने वाले टूरिस्ट्स को वो सारी सुविधाएं देना जो उनको विदेशों में मिलती हैं। Some of the leading Indian hotel groups and travel agencies have branched out overseas and their performance is highly regarded in the international tourism markets. इंडिया के कुछ ऐसे होटल ग्रुप्स और ऐसी ट्रैवल एजेंसीज हैं जिन्होंने अपने ऑफिसेज ओवरसीज मतलब विदेशों में भी खोले हैं, दूसरे कंट्रीज में भी उन्होंने ब्रांचेस अपनी खोली हैं और वहाँ वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। वहाँ के लोग इंडियन कंपनीज के परफॉर्मेंस से बेहद खुश हैं। जो सर्विसेज इंडियन कंपनीज दे रही हैं, इंडियन होटल ग्रुप्स दे रहे हैं, वो बाहर के लोगों को पसंद आ रही हैं। The tourism revolution which started in full measure 50 years ago has not run its course. There are several reasons for taking a long-term optimistic view of tourism. अब देखिए 1947, ये डी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। इंडिपेंडेंस के बाद में क्वेश्चन क्या था, एक बार वापस पढ़िए। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ टूरिज्म इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो इसमें टूरिज्म के ऊपर कोई बहुत ज्यादा डायरेक्टली राइटर ने बात नहीं कही, लेकिन राइटर ने जो है ना टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर, स्पेशली होटल्स के ऊपर, ट्रैवल एजेंसीज के ऊपर बात कही है। इसका आंसर हमें यही लिखना है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज और बहुत सारे होटल्स वगैरह जो यहाँ चलते थे, उनका ओनरशिप जो है वो बाहर था, है ना। फॉरेन इंटरेस्ट थे, बाहर के लोगों का पैसा लगा हुआ था, तो वो लोग जब गए तो वो बिजनेस, उनकी ओनरशिप इंडियंस को मिल गई और साथ में बहुत सारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री में जो है वो नया काम किया। उन्होंने नए होटल्स खोले, है ना, उन्होंने सब कुछ नया किया टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। और अब स्थिति ये है कि उन सब की बाहर ब्रांचेस हैं और उन सबको दे आर हाईली रिगार्डेड, ठीक है। और राइटर ने एक बात कही है कि द टूरिज्म रेवोल्यूशन, ये टूरिज्म की जो क्रांति है जो आज से 50 साल पहले हुई थी, इट हैज नॉट रन इट्स कोर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जितना विकास होना था, जितना इसको डेवलप होना था उतना हो गया, नहीं। इट हैज नॉट रन इट्स कोर्स, अभी गेम बाकी है। टूरिज्म इंडस्ट्री में अभी और बहुत कुछ होना बाकी है, अभी और ज़्यादा ग्रोथ होनी बाकी है, ठीक है ना। हम खुद देख रहे हैं आज से 15-20 साल पहले, है ना, मतलब इंडिया से फॉरेन जाने वालों की तादाद और अभी 1 साल पहले की अगर हम बात करें, है ना, तो कितना इजाफा हुआ है। इतनी सारी एयरलाइंस जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं,
ठीक है, बहुत कम, बहुत सस्ते में, बहुत कम दाम में आप जो है एशियन कंट्रीज़ में घूम करके आ सकते हो, दुबई जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, है ना। मतलब आज से 20-25 साल, 30 साल पहले एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करने वाला इंसान जो है जहाँ जाने की बात सोच भी नहीं सकता था, आज हम लोग वहाँ जाते हैं, ठीक है, वहाँ घूम करके आते हैं, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ये इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस चीज़ में। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन ये था कि ऑथर को ऐसा क्यों लगता है कि टूरिज्म का फ्यूचर ब्राइट है, उसका ऑप्टिमिस्टिक व्यू क्यों है, इसका आंसर हमें मिलने जा रहा है अब। There are several reasons for taking a long-term optimistic view. ऑथर ये कह रहा है कि मैं ट्रैवलिंग को लेकर के जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखता हूं कि लॉन्ग टर्म में, आने वाले टाइम में ये जो इंडस्ट्री है इसमें और ज़्यादा बूम आएगा, मेरा ऐसा मानना है। और मेरा ऐसे मानने के कई कारण हैं। There are several reasons, कई कारणों से मैं ऐसा मानता हूँ। वो कारण क्या है वो आगे बताएगा हमें, है ना। तो यहाँ पे 4th क्वेश्चन का आंसर था यहाँ तक, और अब हमें 5th क्वेश्चन का आंसर मिलने जा रहा है। फर्स्ट, अब देखो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट, द इंक्रीज इन लेजर टाइम इन इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज, पेड हॉलीडेज व्हिच वर इंट्रोड्यूस्ड एज अ सोशल वेलफेयर मेजर हैव नाउ बिकम एन एक्सेप्टेड फीचर not only in industrialized countries but also in many developing countries. leisure time क्या होता है? फुर्सत का समय। लेजर का मतलब क्या होता है? फुर्सत। लेजर टाइम मीन्स फ्री टाइम, फुर्सत। फुर्सत बड़ी है इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में, ठीक है, जहां औद्योगिकरण पूरी तरह से हो चुका है, और डेवलपिंग कंट्रीज में भी जो लेजर टाइम है ना, मतलब जो वर्किंग आवर्स हैं इफेक्टिव वो कम हुए हैं, ठीक है। पेड लीव्स का मतलब कि आप छुट्टी पर रहेंगे फिर भी आपको उसका पैसा मिलता रहेगा। इसको एक सोशल वेलफेयर स्कीम के तौर पर लागू किया गया था, लेकिन अब ये नॉर्म बन गया है। आपको पेड लीव्स मिलती हैं, महीने में कुछ छुट्टियां होती हैं, ठीक है। वो छुट्टियां अगर आप लेते हैं तो आपको सैलरी उसकी मिलती है। तो लेजर टाइम की अवेलेबिलिटी बढ़ी है। इंक्रीज इन लेजर टाइम, industrialized societies, paid holidays which were introduced as a social welfare measure have now become an accepted feature not only in industrialized countries but also in many developing countries. है ना। पेड हॉलीडेज के दो मतलब निकालिए आप। एक तो पेड हॉलीडेज का मतलब ये है कि आपको आपकी कंपनी जो है वो छुट्टी पर भेजती है हॉलीडेज पर, और उसका खर्चा आपकी कंपनी जो है वहन करती है कि ठीक है आप घूम के आइए अपनी फैमिली के साथ, उसका सारा खर्चा जो है कंपनी बेयर करेगी, ठीक है ना। और दूसरा पेड लीव्स से मतलब लिया जा सकता है इसका कि आप छुट्टी पर हैं लेकिन आपकी छुट्टी के पैसे नहीं काटे जाएंगे, आप हॉलीडेज पर घूम कर आइए। द लेंथ ऑफ पेड हॉलीडेज हैज इंक्रीज्ड, पेड हॉलीडेज की जो लेंथ है वो बड़ी है। द वर्किंग वीक बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स हैज कम डाउन टू 40 आवर्स स्प्रेड ओवर 5 days, ठीक है, 40 घंटे 5 दिन, 5 days वीक। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप जाएंगे तो इंडिया में ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज़, है ना, 5 days वीक, मतलब मंडे से लेके और फ्राइडे तक काम करते हैं, सैटरडे संडे लोग छुट्टी मनाते हैं, ठीक है। तो टोटल 8 घंटे अगर डेली का आप देखें तो एक हफ्ते में 40 घंटे काम होता है ना। मतलब ये घंटे काफ़ी कम हुए हैं, काम करने के घंटे कम हुए हैं। एविडेंटली गवर्नमेंट्स विल हैव टू कंसर्न देमसेल्व्स विद द क्वालिटी ऑफ यूज ऑफ लेजर। Tourism has become a preeminent form of recreation for the younger people. कम उम्र के लोगों के लिए रिक्रिएशन का, मनोरंजन का एक फॉर्म बन करके उभरा है टूरिज्म। This is reflected in the increase in travel in the age group of 18 to 25 years. 18 से 25 साल ये जो एज ग्रुप है ना, इस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने लगे हैं। सेकेंडली द राइज इन, पहला कारण तो ये वे लेजर टाइम बढ़ा है, वर्किंग आवर्स कम हुए हैं, पेड हॉलीडेज का चलन बढ़ा है। दूसरा कारण सेकंड, द राइज इन लिटरेसी एंड एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, साक्षरता की दर बढ़ी है ना, पढ़े लिखे लोगों की तादाद बढ़ी है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बढ़े हैं, ठीक है। कोई वक्त होता था जब किसी ने अगर ग्रेजुएशन कर लिया होता था, है ना, ऐसा भी टाइम था, हम सुनते हैं अपने बुजुर्गों से, आज से 40, 45, 50 साल पहले ग्रेजुएट्स जो हैं देवर वेरी रेयर। तो कोई ग्रेजुएट होता था तो बड़ी इज्जत उसकी होती थी कि इसने ग्रेजुएशन कर रखा है, इसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है ना। आजकल तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ग्रेजुएशन तो मान के चलते हैं कि सबके पास है ही,
है ना। उसके अलावा और कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं वो देखी जाती हैं, है ना। तो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बड़े हैं, तो जब आप ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो दुनिया की समझ आपको ज़्यादा होती है और आपके मन में एक इच्छा पैदा होती है कि क्यों ना दुनिया घूमी जाए। दुनिया नहीं घूम सकते तो कम से कम अपने कंट्री में जो ऐसे प्लेसेस हैं घूमने लायक, वहाँ घूम कर आ जाएं। Third, better health care has made it possible for retired persons above 60 years to undertake travel for pleasure. 60 साल की उम्र, है ना, वो इसको मतलब एक अलग, आज से 30, 35, 40 साल पहले 60 साल की उम्र जो है ना वो बिल्कुल एक ऐसी एज मानी जाती थी कि भाई ये तो बहुत बड़ी अवस्था हो गई। कोई 60 साल का हो गया, दैट मीन्स अब वो चल फिर नहीं सकता, उसको 10 तरह की डिजीजेज होंगी, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमारे कंट्री में अब 67, 68 ईयर्स है ना। तो 60 की एज रिटायरमेंट की एज है, लेकिन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हैं अब हमारे यहाँ पर कि 60 साल की उम्र में लोग एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त जो हैं चल फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, है ना। और वो घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए बाहर जा सकते हैं। हाँ, मतलब ट्रैवल करने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है। 18 से 25 साल ये एज ग्रुप, ठीक है, और 60 ईयर्स के ऊपर के लोग जो रिटायर हो चुके हैं, ठीक है, वो भी ट्रैवल करते हैं क्योंकि वो फिट हैं, वो हेल्थी हैं। Fourth, the increase in discretionary incomes in real terms in the last 20 years, partly due to two-income families with fewer children. ठीक है, डिस्क्रिशनरी इनकम क्या होती है कि आपके पास एक तो ऐसी इनकम होती है जो आपकी ज़रूरत पूरी करे, भाई इतना ही पैसा मिलता है जिससे 2 वक्त की रोटी हो जाए, ठीक है, मकान का किराया हो जाए, बच्चों की स्कूल की फीस हो जाए और जो बुजुर्ग हैं घर में उनकी दवाई का प्रबंध हो जाए, है ना। तो अगर इतनी ही इनकम है तो वो इंसान जो है वो ज़्यादा आगे की बात सोच भी नहीं सकता, वो उसको जुटाने में अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। लेकिन अगर आपके पास डिस्क्रिशनरी इनकम्स हैं, दैट मीन्स एक्स्ट्रा इनकम है, ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, उसके बाद भी कुछ पैसे ऊपर आपके पास बच जाते हैं। अब आपके डिस्क्रिशन पर है कि आप उस पैसे को कहाँ खर्च करते हो, सेव करते हो, फिर भी कुछ पैसे बच जाते हैं, है ना, तो आप उसको जो है ना ऐसे स्पेंड कर सकते हो। तो ऐसी डिस्क्रिशनरी इनकम बड़ी है लोगों के हाथ में, जो लोगों का परचेसिंग पावर इंक्रीज हुआ है, अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है और साथ साथ में है अब एक परिवार में 2 सदस्य कमाते हैं। अगर एक न्यूक्लियर फैमिली है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्निंग मेंबर्स हैं। पहले ऐसा बहुत कम होता था, जनरली हस्बैंड्स जो हैं वो अर्न करते थे और वाइफ्स जो हैं वो हाउस वाइफ की तरह घर संभालती थी, है ना। तो कमाने वाला एक होता था, खाने वाले ज़्यादा होते थे, हाँ। अब सिंगल चाइल्ड कॉन्सेप्ट या 2 बच्चे, मतलब परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग की वजह से फैमिली की साइज़ छोटी हो गई और अर्निंग मेंबर्स की तादाद बढ़ गई, है ना। तो लोगों के पास पैसा जो है वो ज़्यादा आ गया। तो ये 4 कारण हैं जिनसे ये लगता है कि आने वाले समय में टूरिज्म का फ्यूचर ब्राइट है। हाँ, टूरिज्म में जो बूम आया है, इट हैज़ नॉट रन इट्स कोर्स, इसमें तो अभी और बहुत कुछ इसका ग्रोथ होना है ना। तो हमसे यही पूछा गया था कि भाई राइटर को ऐसा क्यों लगता है कि टूरिज्म का फ्यूचर ब्राइट है, तो उसके 4 कारण राइटर ने बताए। पहला, लेजर टाइम बढ़ा है, फुर्सत का वक्त बढ़ा है, फुर्सत का वक्त होगा तो आप घूमने निकलेंगे ना। दूसरा कारण क्या है, फुर्सत का वक्त बढ़ा है और पेड हॉलीडेज का चलन बढ़ा है। दूसरा रीजन, सेकंड रीजन क्या बताया था इसमें, 4 रीजंस बताया ना टोटल इसमें। जो वर्किंग वीक है उसमें आवर्स कम हुए हैं, हाँ। टूरिज्म जो है वो रिक्रिएशन के फॉर्म के तौर पे उभरा है, लिटरेसी बढ़ी है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बढ़े हैं, डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ी है। 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं वो अब फिट होते हैं, इसलिए वो भी घूमने निकल जाते हैं। तो टूरिज्म is highly susceptible to income elasticity. Many research studies have established that increase in income level in real terms results in increase in propensity for travel. Propensity मतलब tendency. Propensity means tendency. Income elasticity क्या होती है? Income elasticity का मतलब होता है आपकी कमाई, आपकी जो आय है, आपकी आय का किसी चीज की मांग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो जो चीज़ आप यूज़ करते हैं उसकी डिमांड क्वांटिटी बढ़ेगी, आप ज़्यादा मात्रा में उस चीज़ को परचेज करोगे। बस ज़रूरत की चीज़ों को छोड़ दीजिए, खाने पीने की चीज़ों के साथ कोई समझौता नहीं, 2 वक्त की रोटी जो है उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है ना, वो तो लेनी ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, हाँ, जो हम किस मात्रा में, किस क्वांटिटी में परचेस करते हैं वो हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है।
तो टूरिज्म जो है ना वो बहुत सेंसिटिव है, ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल मीन्स संवेदनशील है, ससेप्टेबल मीन्स संवेदनशील। कल को अगर इनकम कम हो जाए लोगों की तो टूरिज्म पर उसका असर दिखेगा, क्योंकि घूमना पहली प्राथमिकता नहीं है, ठीक है ना। आप अगर इस ऑर्डर में, इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में खर्चे करते हैं ना, तो सबसे पहले खाना, उसके बाद अगर घर अपना नहीं है तो मकान का किराया, अपना घर अगर आपने लोन पे ले रखा है तो उसकी ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, मेडिसिन के खर्चे, हाँ ये सब चीज़ें। इसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं तो लोग घूमने की बात सोचते हैं। तो अगर लोगों की कमाई कम हो जाए किसी कारण से तो टूरिज्म सेक्टर पर उसका असर दिखेगा, ठीक है। तो ये जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये संवेदनशील है इनकम इलास्टिसिटी को लेकर। Lastly, taking a vacation generally twice a year has become a way of life in modern societies. साल में 2 बार घूमने जाना मॉडर्न सोसाइटीज़ में एक चलन बन गया है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम साल में 2 बार तो कहीं घूम के आए। तो ये कारण है जिन कारणों से राइटर को लगता है कि फ्यूचर में टूरिज्म का ब्राइट फ्यूचर है ना। एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, आशावादी है राइटर टूरिज्म को लेकर के। तो इस तरीके से देखिए टाइम रीडिंग में, अब ये मैंने इस तरीके से पढ़ा तो रीडिंग में रीड करके मैं एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए, लेकिन जब आप खुद पढ़ेंगे अपने लिए तो आपको कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है ना। तो रोज़ाना, भले आप पहले पढ़ते थे बीच में आपने पढ़ना छोड़ दिया किसी वजह से, है ना, तो 10-15 दिन वापस इसको थोड़ा वार्म अप ज़रूर कर लेना, ठीक है। न्यूज़पेपर्स वगैरह, एडिटोरियल्स वगैरह कुछ भी अगर आप रीड करते हो, है ना, तो वो रीडिंग आपकी जारी रहनी चाहिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। आंसर्स को आप रीवर्ड करके लिख सकते हैं, राइटर के वर्ड्स को थोड़ा बहुत अपने वर्ड्स में चेंज करके आप लिख सकते हैं। वैसे पैसेज में ये नहीं कहा गया कि आप अपने वर्ड्स में उत्तर दीजिए, लेकिन कोशिश यही रहे कि आप अपने वर्ड्स में जहाँ तक हो सके उसको कहने की कोशिश करें। नहीं बन पा रहा कोई बात नहीं, आप राइटर के ही वर्ड्स काम में ले लीजिए, लेकिन आपका आंसर क्लियर, कंसाइज और जो है करेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आप कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो इसमें जो टिप्स हैं वो क्या हैं? रीड द क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग द पैसेज। पैसेज रीड करने से पहले क्वेश्चंस को रीड करना। दूसरा, कीवर्ड्स को, लुक फॉर कीवर्ड्स। जब आपने क्वेश्चंस को रीड किया तो जो कीवर्ड्स आपको मिले, जो आपको लगा कि भाई हाँ इन चीज़ों के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये वाले वर्ड्स पैसेज में कहाँ हैं आप तलाश कीजिए। उनके आसपास उसी पैराग्राफ में, पैसेज के उसी हिस्से में आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, ठीक है ना। और फिर राइट द आंसर्स इन क्लियर एंड कंसाइज मैनर। अपने आंसर्स को क्लियर और संक्षिप्त रूप में लिखें बस। और इन सबसे ऊपर प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ये काम आपके लिए जल्दी और आसानी से होगा। प्रैक्टिस तो करनी ही है। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है, भाई देखिए इसमें कोई भी 2 चीज़ें हैं भाई, 4 पार्ट्स हैं। इंग्लिश का सिलेबस हमारा 4 भागों में डिवाइडेड है। एक तो वो ग्रामर एंड यूसेज वाला पार्ट, दूसरा प्रेसी राइटिंग, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन, 14 ऐसे, क्योंकि क्वालिफाई ही करना है ना। तो कोई भी 2 चीज़ों के ऊपर अगर आपकी पकड़ मजबूत है, ग्रामर और यूसेज में आपको बहुत कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि नहीं 75 मार्क्स है ना, तो इसमें 60 मार्क्स तो मैं नहीं छोड़ूंगा, 60 मार्क्स तो मेरे हैं, है ना। तो 60 मार्क्स का आपको उसमें बिल्कुल अश्योरेंस है कि भाई 60 मार्क्स आप उसमें लेकर आएंगे। तो बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं उनमें से कोई एक चीज़ पर आप अपनी पकड़ मजबूत बनाइए, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो, चाहे वो ऐसे हो या प्रेसी हो। ऐसे में दिक्कत आती है उन लोगों को जिनकी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है।
है ना। तो कई लोगों को ऐसे वाला पार्ट मुश्किल लगता होगा कि लिखें 600 वर्ड्स कहाँ से लेकर आएँ, है ना। मार्क्स तो थोड़े बहुत मिलते हैं, लेकिन आप कितना उसमें से स्कोर कर पाते हो, है ना। तो अगर आप इन दो चीज़ों पर बहुत अच्छी पकड़ बना लेते हो, एक तो ग्रामर एंड यूसेज और दूसरा ये कॉम्प्रहेंशन पैसेज, तो क्वालिफाई करना आपके लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इंग्लिश में। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये कॉम्प्रहेंशन के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, इसकी रीड करते रहिए और एग्ज़ाम में जो है अपना बेस्ट दे करके आना है। थैंक यू।